एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह हंगमंग जुन ने वी वुजियान को एक आइलैंड पे भेज दिया था। उसे किसी पर यकीन नहीं था एंड वो अपने बच्चे को भी तलाश करना चाहता है, जहाँ पर उसका डाउट सिर्फ अपने लोगों के बीच है। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। अगर हम याओ को पहले पकड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें मीडिया तक आ जाएंगी। आई डोंट थिंक सो कि सॉल्व करने से पहले अगर मीडिया तक आएगा तो चीज़ें इतनी आसान रहेंगी। कार चलाते हुए चेंग ने अपने आइडिया को वैनकिंग के सामने रखा। तुम चाहो तो मैं एक काम और कर सकती हूँ। बाद में मैं उतनी भी फेमस नहीं हूँ। अगर मैं याओ के आसपास चली जाऊँ तो मैं कुछ आइडिया निकाल सकती हूँ। डू यू थिंक कि वो इतना आसान है? आई मीन एक बिजनेसमैन क्यों ही एक नॉर्मल लड़की को अपने आसपास घूमने देगा? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल लड़की? वेनकिंग ने उसकी तरफ देखा एंड गुस्सा किया। आखिरकार कैसे कह दिया? वो तो अप्सरा है एंड उसके कहने का मतलब क्या है? वो मुस्कुराया। वेनकिंग, ये सब काम नहीं चलेगा। ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं है कि कोई भी लड़की जाकर किसी बिजनेसमैन को इतनी जल्दी मैनिपुलेट कर लेती है। हमें कुछ और करना होगा। सीन शिफ्ट होकर हांगवांग जुन पे जाता है, जो अपने लोगों से बात कर रहा था। यहाँ पर बस उसका मैनेजर था। वो एक अर्जेंट मीटिंग में था और ये अंडरवर्ल्ड की मीटिंग थी। यहाँ पर साव मौजूद नहीं था, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि लान जान का डाउट पूरी तरीके से साव पर था। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ और अगर मुझे ये पता चला कि हम में से किसी ने ये काम किया है, तो मैं उसका क्या हल करूंगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां से भी और जैसे भी मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सीन शिफ्ट होकर लान हाउस में बहसता है। सब कुछ बहुत मिक्स हो रहा था। लान जान ने अपने भाई को बताया कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। हालांकि उसे कहीं ना कहीं वी वुजियान और साव की चीजों का भी खतरा था। सीन शिफ्ट होकर पूरे 2 दिन बाद पहुंचा। वो काफी नशे में था। अचानक से दरवाजा खुला। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। विंग की आंख खुल गई। वो अचानक से उठ के बैठ गया। उसने देखा तो लानजान उसके सामने था। वो गुस्से में वी वुजियान को देख रहा था। थका हुआ था, टायर्ड था, शायद वो सोया भी नहीं था और परेशान था। तुम्हें मालूम है ना कि सिजुई कहाँ है? वो उसकी तरफ बढ़ते हुए सवाल करता है। वी वुजियान ने अपने पैरों को समेट लिया। मुझे बताओ कि सिजुई कहाँ है? वो उसके पास बैठते हुए कहता है। तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए, तुम इसलिए सब कर रहे हो। बीइंग ने अपना चेहरा उससे दूर कर लिया। आजादी उसे नहीं चाहिए, उसे बस एक मौका चाहिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। वो सिजुई को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? मैं उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर लानजान ने वी वुजियान के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और उसे फोर्सफुली किस करने लगा। मेरे लिए सब कुछ मुश्किल है। ये बोलकर वो उसे और ज्यादा फोर्सफुली किस कर रहा था। एज यूजुअल वी वुजियान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और फिर 1 मिनट के अंदर ही लानजान को अपना चेहरा उसके चेहरे से हटाना पड़ा। 1 मिनट की खामोशी दोनों के बीच आ गई। लानजान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे बहुत तेज का गुस्सा आया एंड वो कुछ बोला नहीं। मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कह सकता। तुम आज भी वैसे ही हो, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुम एक बात जान लो, तुम मेरी भी कमजोरी का, कोई भी कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकते और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। हमें पता चला कि पिछले 2 दिन से लान फैमिली वाले परेशान हैं, लेकिन सुजुई और मून का कोई पता नहीं चला। एंड इसके अलावा मुद्दा ये था कि कोई सुराग भी नहीं मिला था। लानजान कब उस बेड पर लेटे लेटे सो गया, उसे पता नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो ऑलमोस्ट वी वुजियान उसके सीने पर सिर रख के सो रहा था, क्योंकि लानजान ने उसे अपनी बाहों से आजाद किया ही नहीं था। एक पल के लिए लानजान ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कल रात में वो नशे की हालत में साइलेंट पे आया था। उसने अपना हाथ उठाया और वी वुजियान के बालों को सहलाने लगा। उसे आज भी याद है, वो नन्हा सा बच्चा। वो कितना डर जाता था जब लानजान कभी भी उसके कमरे में आता था, और वो कितना हेट करता है उससे। उसने आज तक लानजान को देखा ही नहीं। शायद उसे पता ही नहीं है कि लानजान एग्जैक्टली दिखता कैसे है। अफसोस की बात है, वो बस उसकी आंखों में आंसू देखना चाहता था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। लानजान उसके बालों को सहलाता हुआ ये सारी चीजें सोचने लगा। तब तक वी वुजियान की आंख खुल गई। एंड एज यूजुअल कुछ नॉर्मल रिएक्ट करता है वो। कुछ खास नहीं था, चौंका नहीं था, डरा नहीं था।
उसे लानजान की सांसों से लेकर उसके छूने तक की सारी चीजों का उसे आइडिया है। वीवूजान उठने लगा। लानजान ने उसे अपनी तरफ एक झटके से खींचा। वीवूजान का सिर लानजान के सीने पे जा पहुंचा। मैं कल रात बहुत परेशान था, उसने बहुत गहरी सांस के साथ बहुत आराम से कहा। वींग ने मन में कहा, उसे क्या फर्क पड़ता है, लानजान तो हमेशा उसके साथ एक जैसा रहता है। मुझे उम्मीद है कि नशे की हालत में मैंने कुछ किया नहीं। वींग ने मन में कहा, वो कर भी लेता तो क्या होता, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स वीवूजान के अंदर वैसी कोई फीलिंग्स नहीं है। अच्छा लगा कि मैंने कुछ किया नहीं है। मैं कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना चाहता, तो तुम सपने में जी रहे हो। मैं कभी भी अपनी मर्जी से खुद को तुम्हें सौंपूंगा नहीं। वीवूजान ने एक बात और खुद को लगाई। लानजान ने एक गहरी सांस ली। मुझे यहाँ आकर सुकून मिला। अब एहसास हो रहा है कि शायद सुकून तुम्हारे पास है। वींग ने मन में कहा। और बातें कौन कर रहा है? जिसने दुनिया भर के गुनाह किए हुए हैं वो सुकून की बातें कर रहा है। ऐसे इंसान को भला कभी सुकून मिलेगा? इस दुनिया में तो कभी नहीं। आई रियली लव यू। लानजान ने उसे अपनी तरफ खींचा, उसके गालों पे प्यारी सी किस्सी कर ली। वीवूजान ने मुंह घुमा लिया। मतलब ठीक था, बट बार बार लानजान जो उसके गालों पे किस्सी करता था वो उसे इरिटेट कर देता था। वीइंग उठा और वॉशरूम में चला गया। आइलैंड बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अनसीन शिफ्ट कर 10 बजे के आसपास पहुंचा। सिजुई के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। मैं बस उसे सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हें आइलैंड कैसा लग रहा है? वैसे तुम चाहो तो मुझे लिखकर भी बता सकते हो। लानजान ने थोड़ा सा उसे टेज किया। वीवूजान नाश्ता कर रहा था। बाहर की तरफ देखता है, वहां से समुद्र साफ साफ दिखाई दे रहा था। आइलैंड तो अच्छा था एंड वीवूजान को पसंद भी आया था, लेकिन वो उसमें उससे कुछ कह नहीं सकता था। लिखकर बताना ना चाहो तो इशारा तो कर ही सकते हो। लानजान ने और ज्यादा उसे टीज किया। वीइंग चुपचाप खाता रहा। इशारा ना करो, बस मेरी तरफ देख तो सकते ही हो। वीवूजान ने फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया एंड लानजान उठा। उसने अपने हाथ को वीवूजान की शर्ट के अंदर डाल दिया। वीइंग जो कि अभी चम्मच से फल मतलब फंसा फंसा के खा रहा था, उसके हाथ एक सेकंड के लिए रुक गए। लानजान बस देखना चाह रहा था, क्या वो लड़का वाकई में मुर्दा है या फिर सच में उसके अंदर कुछ फीलिंग्स है। गुस्से की ही सही, लेकिन कोई फीलिंग्स कम से कम वो जताए, वो बताए। जैसा कि लानजान ने उम्मीद किया था, वीइंग ने एक सेकंड के लिए अपने हाथ को रोका, लेकिन अगले ही मोमेंट वो फिर से खाने लगा। लानजान उसके चेहरे को देखता रह गया। वीवूजान से ज्यादा घमंडी लड़का उसने आज तक नहीं देखा था। तुम्हें पता है? वो उसके अब बगल में बैठ गया। वीइंग ने मन में कहा, बाहर में जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। लानजान ने उसके चेहरे को देखा। मेरे पास सब कुछ है। वीइंग ने मन में कहा, चाहे जो कुछ भी हो, तुम्हें वीवूजान नहीं मिल सकता सिवाय तुम्हारे। लानजान जो कि वही चीज दोहरा रहा था। दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो मैं पा नहीं सकता? सब कुछ पा सकता हूँ मैं, सिवाय तुम्हारे। ऐसा तो नहीं है कि मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो उसके बालों को सही करता है एंड अब उसके गालों पे दोबारा किस करता है। बस जबरदस्ती करना नहीं चाहता। वीइंग ने गहरी सांस ली। बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे दूध का धुला हो। और तुम्हारे और सौ के बीच क्या है? वीवूजान ने मन में कहा। वो एक हद तक निहायत ही शक्की इंसान है। लानजान में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी जो वीवूजान को पसंद आती। लानजान एक ऐसा मर्द था जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज कूट कूट कर भरी थी, जिसे वीवूजान अपनी जिंदगी में कभी पसंद नहीं करता था। मुझे ऐसा जरूर लग रहा है, कोई तो ऐसी बात है जो मुझसे बताई नहीं जा रही। लानजान उससे दूर हटते हुए कहता है, लेकिन वीवूजान उसी तरीके से इमोशनलेस रहा। वीइंग, मुझे बताओ। लानजान ने मेज पर गुस्से में हाथ पटका। वीवूजान थोड़ा सा ठिठक सा गया, बट कोई फर्क नहीं है। वैसे भी लानजान उस पर चिल्लाता या फिर उसे टॉर्चर नहीं करता था, इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वीवूजान को अच्छी तरीके से पता है कि वो लानजान को कैसे हर्ट कर सकता है। लानजान गुस्से में उससे बात पूछ ही रहा होता है कि अर्जेंटली उसे एक मैसेज रिसीव होता है। वो जब अपने फोन को देखता है तो फिर से उसकी हालत खराब होती है एंड एट द सेम टाइम उसे वहां से निकलना पड़ता है। अगेन उसने वीवूजान को कड़ी सिक्योरिटी के अंदर उस आइलैंड पे छोड़ा। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचता है जहां लानजान अपने मैनेजर के साथ बैठा हुआ था। ये मेल कैसे रिसीव हुआ? हमने सारी चीजें डिकोड कर ली है। जहां से मेल रिसीव हुआ है हम उसकी हिस्ट्री तक नहीं पहुंच सकते। मीन्स हम ये पता नहीं लगा सकते कि इसका लोकेशन क्या, भेजने वाला इंसान क्या, कौन सी आईडी से आई है। लानजान ने गहरी सांस ली। क्या फायदा इतने पावर का अगर इतना सा काम नहीं हो सकता तो? उसने अलमोस्ट अपने मैनेजर को घूरा था। जो कोई भी इसके पीछे, वो बहुत बड़ा हैकर है, इसलिए हम इसे डिकोड नहीं कर पा रहे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है।
ऐसा कौन सा इंसान है जिसे वी वूजियान चाहिए? उसने गुस्से में अगेन अपने टेबल पे हाथ पिटका। फिर से पढ़ के सुनाओ। कोई मेल रिसीव हुई थी लांजान के मैनेजर को, और ये बात बस मैनेजर और लांजान को पता है। मेल में साफ साफ लिखा था, अपने बेटे को जिंदा चाहते हो तो सीधी सी बात है, बस एक पर्सन को वापस दे दो। वो कोई और नहीं बल्कि वी वूजियान है। यहाँ पे पूरी तरीके से तय हुआ कि वी वूजियान की बातें हो रही है। अब ये कौन हो सकता है? लांजान ने मैनेजर की तरफ देखा। आपको क्या लगता है? उसने नॉर्मली पूछा। बाबा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके बारे में दुनिया को नहीं पता है, और अगर कोई इस बारे में डिमांड कर रहा है तो मैं इसमें कुछ बता भी नहीं सकता। लांजान ने गहरी सांस ली। अगर जवाब दिया जाए तो क्या मैसेज पहुंच जाएगा? डेफिनेटली। सीन शिफ्ट होकर अगेन रात में पहुंचा। बी बूजियान को लांजान ने बिठा रखा था 2 घंटे से अपने सामने, एंड बी बूजियान चेयर पे बैठा हुआ था। उसके सामने सोफे पर लांजान बैठा हुआ था। लांजान अभी आइलैंड पे था। कौन हो सकता है? उसने वी वूजियान से पूछा। वी खामोश था। वैसे भी वो खामोश ही रहता है। 2 घंटे से लांजान उससे 50वीं बार ये बात पूछी होगी कि कौन हो सकता है, बट वी वूजियान को पता हो तब तो कुछ बोले। बंदा वैसे भी नहीं बोलता। तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? लांजान की आवाज थोड़ी सी तेज हुई। वी वूजियान एक बार फिर से ठिठक गया। उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब वो कैसे बताए? ये साव हो सकता है? उसने वी वूजियान से पूछा। बट साव की इतनी हिम्मत तो नहीं होगी। उसे साव पे डाउट तो था। उसे इतना तो पता है दोनों के बीच कोई बात है जो वो नहीं जानता, लेकिन ये चीजें, और जो कोई भी है उसे ये लगता है कि वो तुम्हें मुझसे ले लेगा। उसने वी वूजियान के हाथ को कस के मरोड़ा। मीन्स कि उसे टॉर्चर तो नहीं किया, लेकिन कस के पकड़ा। ऑल ओवर उसके ऊपर अपना अधिकार जताते हुए उसके हाथ को मरोड़ा ने अपनी तरफ खींचा। कुर्सी से वी वूजियान एक झटके से लांजान की गोद में जा गिरा। एक तरफ सिजुई है और एक तरफ तुम। अब तुम ही बताओ किसे मैं चुनूं? वी वूजियान ने मन में सोचा, ये कैसी दुविधा है? वो इसमें क्या बोलेगा एंड क्या बोलना चाहता है वो? उसे कुछ नहीं पता। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, लेकिन सिजुई। लांजान तो बीच में फंस के रह गया था। अब वो उस पर क्या करता? वो अचानक से उठा। उसने वी वूजियान का हाथ पकड़ा एंड वो बेडरूम में पहुंचा। विंग को उसने बेड पे पटका एंड ऑलमोस्ट अपनी टाई को खोलते हुए उसकी तरफ देखा। वी वूजियान ने अपने पैर सिकोड़े। उसे आज लग रहा था आज उसका वारा न्यारा हो जाएगा। मीन्स कि आज हो जाएगा। टाई को खोलकर लांजान ने उसके ऊपर बेड पर फेंका। वी वूजियान ने मन में कहा, घटिया कहीं का। अब पक्का ये मुझे सौंप देगा उसे, लेकिन उससे पहले अपना बदला ले लेगा एंड मेरे साथ सब कुछ कर लेगा। परेशान मत हो, मैं तुम्हें कहीं भेजने वाला नहीं हूँ। वो अपनी टाई को खोल के एकदम वी वूजियान के पैर के पास बैठ जाता है। अगर तुम्हें खुद से दूर कर दिया तो जी नहीं पाऊंगा। वो ये बोलकर अपने फोन को उठाता है, अपने मैनेजर को कॉल करता है। मैसेज लिख दो कि हम वी वूजियान को देने के लिए तैयार है, बशर्ते मेरा बच्चा पूरी तरीके से सेफ होना चाहिए। आई रियली वांट टू नो कि इनके पीछे कौन है। उसने वी वूजियान के पैर को पकड़ा और एक झटके से खींचा। विंग का एक पैर लांजान के ऊपर आ गया। वी वूजियान का चेहरा लांजान के चेहरे और उसके लिप्स के करीब। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से मैं तुम्हें उसे दे दूंगा? इतना आसान है? विंग ने मन में कहा। क्या वो कोई टॉय है, कोई खिलौना है जो उसके बारे में ऐसी शर्तें लगाई जा रही हैं? खैर, डोंट थिंक कि मैंने कह दिया तो मैं कर दूंगा। तुम मुझसे दूर कहीं भी नहीं जा सकते। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जो तुम्हें मुझसे दूर छिपा सके, समझे तुम? उसने वी वूजियान के लिप्स को ऑलमोस्ट बाइट कर लिया। सीन शिफ्ट होकर फॉरेंसिक लैब में पहुंचता है। जियान चिंग उस नखून के पास बैठा हुआ था। साइंटिस्ट से कुछ बातें कर रहा था। बस थोड़े प्रूफ और चाहिए, और अगर वो प्रूफ हमें मिल गए दैट्स मीन हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये नेल्स उसी के हैं जो ये सारी चीजें करवा रहा है, यानी कि उस बड़े से ब्लास्ट के हादसे में उसका नाम था। हमें कंफर्म हो जाएगा। जियान चिंग ने गहरी सांस ली। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बाकी है। मुझे पूरा यकीन है कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बशर्ते कि ये चीजें कोई करने के लिए तैयार हो जाए। हमें पहले से पता है जियान सिंह किसी माफिया के पीछे है, एंड उसके पास एक ही प्रूफ है, वो नेल्स। वो नेल्स किसी का ओरिजिनल था, बट वो टूट गया, जिसकी वजह से जियान सिंह के हाथ वो लग चुका है। अभी अगर पहचाना गया तो आगे की चीजें भी निकल आएंगी। सीन शिफ्ट होकर वी वूजियान पे बहसता है। पूरे 1 दिन हो चुके थे। जब हांग वांगजुन वापस आया तो वी वूजियान ने एक बार फिर से उसे परेशान देखा। सीन शिफ्ट होकर वहां बहसता है जहां लांजान ने वी वूजियान से कहा, मैंने उन्हें तुम्हें सौंपने की बात कर दी है और मैंने इसी आइलैंड पर उन्हें इन्वाइट किया है। आई डोंट नो कि वो लोग कौन हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि उनके पीछे कौन सा इंसान है, बट वो मुझे
तुमसे अलग नहीं कर सकते और तुम्हें मुझसे ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते। मीइंग ने मन में कहा, किससे फर्क पड़ता है, लेकिन लेट इट बी। वो सिजुई को वापस आता है। एनसीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचा। मैनेजर और लांचान के आदमी आइलैंड पे मौजूद थे, जहां पर यह बात तय हुआ था जिसने सिजुई को किडनैप किया हुआ था, मून को किडनैप किया हुआ था, वो अपने लोगों के साथ उस आइलैंड पे पहुंचेगा और वी वुजियान को उसके साथ लेकर जाएगा एंड बदले में सिजुई को देगा, लेकिन मून को भी अपने पास रखेगा क्योंकि उसे भरोसा नहीं है कि लांचान उसके साथ सच में धोखा नहीं करेगा। ऐसे सूरत में लांचान धोखा नहीं कर सकता था। एक बात ध्यान रखना, अगर उसने तुम्हें छुआ तो। वी वुजियान ने मन में कहा, ये साइको है क्या, ये पागल है क्या, ये मेरे से क्यों कह रहा है कि वो मुझे छुएगा, क्या पता छू भी ले तो मैं कौन सा कुछ करने जा रहा हूँ। तुमसे तो कहना ही बेकार है। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। आखिर इन सब के पीछे कौन है? लांचान को तो बस एक ही सनक सवार थी कि इन सब के पीछे कौन है। उसे इन सब चीजों से ज्यादा इस बात की पड़ी हुई थी कि वी वुजियान की डिमांड किसने कर दी। वी वुजियान उसकी जिंदगी है, वो कोई खिलौना नहीं है जो लोग इस तरह उसे मजबूर करके वी वुजियान को मांग सकते हैं। इसलिए लांचान के अंदर कहीं ना कहीं वो उसके लिए गुस्सा पैदा ही हो रहा था। सीन शिफ्ट होकर 10 बजे के आस पास पहुंचा। जियान चिंग के हाथ कुछ लगा, जिसकी वजह से जियान चिंग फॉरेंसिक लैब की तरफ भागा। कहीं ना कहीं वो भी अपने केस की तरफ बढ़ रहा था। हमें लोकेशन पता चल गई है, यानी सिजुई और मून का लोकेशन पता चल गया है। उन्हें किसी आइलैंड की तरफ ले जाया जा रहा है। वो समुद्र का नाम लेते हुए कहता है कि इस मैप को दिखाते हुए वो रास्ते के बारे में बताता है। एनसीन शिफ्ट होकर हांगवांग जन पे पहुंचता है, जो अपने विला के बाहर था। उसके पीछे उसके लोग खड़े थे, जस्ट पीछे वी वुजियान था। थोड़ी देर में एक हेलीकॉप्टर वहां पर विजिबल हुआ। जैसा कि लांचान उसके साथ धोखा नहीं कर सकता है क्योंकि मून अभी भी उसी साइड है। मान लो लांचान यहाँ धोखा कर भी देगा तो मून को मार दिया जाएगा। उस इंसान के पास ये प्लस पॉइंट था कि उसके पास लांचान के 2 पर्सन थे, एक मून था और दूसरा उसका बच्चा था। हेलीकॉप्टर की तेज हवा से उनके बाल लहरा रहे थे। लांचान ने मुड़कर देखा तो वी वुजियान के बाल भी बहुत ज्यादा हिल रहे थे। तुम्हें डर लग रहा है? उसने सवाल पूछा। वी वुजियान का मन हुआ पत्थर उठाकर उसकी खोपड़ी तोड़ दे। मतलब लांचान से ज्यादा डरावना उसकी जिंदगी में क्या था? लांचान से ज्यादा डरावना वहां पर कुछ नहीं था। वो किस मुंह से बातें कर रहा है? बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए। विंग कुछ बोला ही नहीं। मरने से पहले बस एक बार बोल देना। वो गुस्से मुझसे सुनाता है कि उसके मरने से पहले एटलीस्ट कुछ तो बोल दे। और तभी कुछ लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं, जिन्होंने गन पॉइंट पर सिजुई को रखा हुआ था। उसमें 4-5 लोग थे। डेफिनेटली लांचान को इस बात का तो अंदाजा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेन पर्सन कभी भी उनके साथ नहीं आएगा। इसलिए वो इस बात का अंदाजा लगा चुका था, जो लोग आए थे वो उसी पर्सन के लोग थे, बट मेन पर्सन उनमें नहीं था। जाओ, उसने वी वुजियान की तरफ देखते हुए कहा कि उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाओ। मैनेजर पीछे खड़े थे और उसके लोग भी पीछे खड़े थे। उधर से सिजुई, जिसके हाथ मुंह को बांधा गया था, उसके फादर की तरफ जाने के लिए कहते हैं। सीन शिफ्ट होकर जियान चिंग की तरफ पहुंचता है। जियान चिंग जो कि सी के रास्ते उस जगह पहुंच रहा था जहां असल में उसको लोकेशन भेजा गया था। असल में ये लोकेशन लांचान ने भिजवाई थी। लांचान पूरी तरीके से श्योर था कि जो पर्सन सब कुछ हैंडल कर रहा है वो आसपास ही कहीं होगा, या तो किसी करीब के आइलैंड पे, या तो नियर किसी सी में, मतलब सी के आसपास के लोकेशन में होगा। और डेफिनेटली उसने अपने आसपास मून को रखा होगा। बाय एनी चांस अगर कुछ भी हो जाए तो मून को ठिकाने लगा दे, तो उसे पूरा पता था। सो दैट उसने आसपास के लोकेशन को सेंड किया और कहीं ना कहीं चेंग ने वो लोकेशन ग्रैब कर लिया था। अब चेंग उस जगह जा रहा था जहां पर मून को रखा गया था, मतलब कि उसी जगह से कोई नजदीकी जगह। और इधर लांचान, जिसे अच्छी तरीके से पता है कि मून अगर बचा लिया गया तो लांचान वी वुजियान को कहीं भी जाने नहीं देगा। धीरे धीरे वी वुजियान उस तरफ बढ़ने लगा। लांचान बस उससे पीछे से देखता रह गया। वो लड़का उसकी कमजोरी है, ये बात वो जानता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो लांचान को हट कर सके, उसे कमजोर कर सके, सिवाय वी वुजियान के। पिछले कई सालों में उसने वी वुजियान को खुद से कभी दूर नहीं किया। ना जाने कितने इंटरनेशनल ट्रिप पे गया। अगर वो 1 हफ्ते से ज्यादा के लिए जाता तो वी वुजियान को अपने साथ लेकर जाता। कभी कभार तो ऐसा होता वो बाहर रहता और उसे बेचैनी हो जाती और 1 हफ्ते की ट्रिप वो 2 दिन में निपटा के चला आता। कभी कभार तो ऐसा होता कि वो रैंडम ही उसके पास आ जाता था। उसने कभी भी वुजियान को खुद से दूर नहीं किया। वी वुजियान प्यार से ज्यादा उसका आदत, उसकी ऑब्सेशन था। एक ऐसा जुनून जिसे लांचान खुद नहीं समझ पाता था। विंग और सुजुई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सुजुई की आंखों में आंसू थे। वो डर रहा था।
बीबूजान ने उसके चेहरे को देखा। बीबूजान भले ही 19 साल का था, लेकिन वो उम्र से जल्दी बड़ा हो चुका था। जब इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें देख लेता है, बहुत दुख देख लेता है, बहुत खुशियां देख लेता है या बहुत ड्रामा देख लेता है, उसके साथ यही होता है, वो उम्र से पहले मैच्योर और समझदार हो जाता है। सिजुई के बीबूजान के साथ यही था। बीइंग ने उसके चेहरे को देखा, बट सिजुई रो रहा था। बीइंग ने इशारा किया कि वो आंसू ना बहाए, यानी रोने के लिए मना किया। और पूरी जिंदगी में ये पहली बार था जब बीबूजान ने सिजुई को कोई गेस्चर किया था। उसकी आंखों में बेतहासा आंसू आ गए। ना जाने क्यों उसे बीबूजान के लिए एक लगाव सा महसूस हुआ, जो इशारे से कह रहा था कि रोए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अगले ही पल सिजुई क्रॉस हो गया, बीबूजान भी क्रॉस हो गया। पर सिजुई ने पहली बार जब जिंदगी में ये गेस्चर देखा तो कहीं ना कहीं बीबूजान के प्रति उसकी सोच थोड़ी सी बदली। थोड़ा आगे पहुंचने पर लानजान के पीछे जो खड़ा मैनेजर था, उसने खबर दिया कि चिंग उस लोकेशन के करीब पहुंच गया है। आई होप बस इतना पता चल जाए कि मून अभी जिंदा है और मून को चिंग ने बचा लिया है। हम इस हेलीकॉप्टर का पीछा कर सकते हैं, हम बीइंग को बचा सकते हैं। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। बीबूजान उस आदमी को देखता है। लंबा चौड़ा आदमी था। बीबूजान को घूर रहा था, मतलब कि वो आदमी 4-5 जो गन लेकर खड़े थे, बीबूजान को उस हेलीकॉप्टर में बिठाने वाले थे। जैसे वो आदमी अपना हाथ बढ़ाता, बीबूजान पहले ही बैठ गया, वरना लानजान का हालत खराब था। उसने पहले बीबूजान को वार्निंग दे दी थी। विंग ने बाहर की तरफ देखा। अच्छा खासा जिंदगी, उसकी जिंदगी तो इधर से उधर लगे पड़े हैं, मतलब वो कुछ बता नहीं सकता। सीन शिफ्ट होकर 10 मिनट बाद पहुंचता है, जहां बीबूजान को हेलीकॉप्टर में बिठाकर दूसरी जगह ले जाया जाता है। पूरे 10 मिनट हो चुके थे। लानजान के पीछे खड़ा मैनेजर डिस्टेंस को लोकेट कर रहा था कि उनके बीच कितना दूरी आ चुका है। वो बात अलग थी कि लानजान ने उस लोकेशन के आसपास अपने लोगों को, अपने हेलीकॉप्टर को पहले से लगा रखा था, सो दैट अगर ऐसा मौका मिले तो एटलीस्ट वो बीबूजान को अपने से दूर ना जाने दे। आखिरकार चिंग उस छोटे से आइलैंड पे पहुंच गया जहां पर मून था, लेकिन जब वहां पुलिस की पूरी टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं हाथापाई हुई और आमना सामना हुआ। एंड देन ये तो पता चल गया कि जियान चिंग ने मून को बचा लिया है, लेकिन वहां पर मेन पर्सन वहां पर भी नहीं था। मून जिंदा बचा लिया गया। उस पर्सन ने सारी चीजें वहीं से कंट्रोल की हुई थी कि बाई एनी चांस अगर कुछ भी हो तो मून को रास्ते से खत्म कर दो। और जैसे ही लानजान को ये खबर मिली कि मून सही सलामत है, अब वो चिंग के पास है एंड वो लोग अभी आइलैंड की तरफ आ रहे हैं, देन लानजान ने अपने लोगों को कहा कि अब वो उस हेलीकॉप्टर का पीछा करे, वो लोग अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं। सीन शिफ्ट होकर आधे घंटे बाद पहुंचता है। जिस हेलीकॉप्टर में बीबूजान बैठा था, उसका पायलट किसी से बात करते हुए कहता है रास्ते पूरी तरीके से ब्लॉक है, वो हेलीकॉप्टर को इस एरिया से बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि हर तरफ से कुछ हेलीकॉप्टरों ने उसे घेर रखा है। लेकिन पायलट किससे बात करता? जो कंट्रोल कर रहा था, जियान चिंग ने उस अड्डे को पहले से पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। वो बात अलग थी कि मेन कंट्रोलर उनके हाथ में नहीं आया था, लेकिन जहां से वो सारी चीजें कंट्रोल की जा रही थी वो उस जगह तो जियान चिंग पहुंच ही गया था। पायलट को कोई जवाब नहीं मिला। बीबूजान ने बाहर की तरफ देखा और मन में एक ही बात सोची, उस मर्द ने मुझे कभी निराश नहीं किया। यकीनन मुझे पूरा यकीन था वो मुझे कभी खुद से दूर जाने नहीं देगा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। अफकोर्स लानजान ने सेजू को अंदर जाने के लिए कहा। बाकी लोग सेजू को गार्ड कर रहे थे एंड लानजान अपने मैनेजर के साथ उस हेलीकॉप्टर में बैठा और उस तरफ बढ़ा जिस तरफ बीबूजान था। एंड देन जब बीबूजान के हेलीकॉप्टर को किसी तरफ जगह नहीं मिली तो जंगल के एक कोने में उसे लैंड करना पड़ा और बीबूजान को लेकर सी की तरफ भागना पड़ा। ये उनका दूसरा लोकेशन था जहां पर उन्होंने पहले से अड्डा बना रखा था कि अगर कोई भी लोकेशन ना मिले स्काई की तरफ से, माइट भी पॉसिबल कि वो पावरफुल माफिया है, वो उन्हें जाने ना दे, तो समुद्र के रास्ते वहां से निकल सकते हैं। बट अफसोस की बात, जैसे बीबूजान को उस जहाज में बिठाया जाता, गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही पलों में वहां लाशें और लाश से बिछ गई। बीबूजान डर के मारे जमीन में बैठ गया। हर तरफ खून की चींटें थी। उसने अपने कान को बंद कर रखा था। वो घुटने के बल बैठा था। वो पूरी तरीके से कांप रहा था। उसकी नजरें नीची थी और कहीं न कहीं डर की वजह से वो बहुत ज्यादा ही नर्वस हो चुका था। इसके बाद से बीबूजान को बस गोलियों की आवाज सुनाई दी। ये सिलसिला कम से कम 7 से 8 मिनट चला। वो समझ सकता था कि उसके कानों में इतनी ज्यादा गोलियों की आवाज गई है।
यकीनन वहां तबाही आई होगी, यकीनन वहां ज्यादा लोग मारे गए होंगे, और ये सारे लोग कुछ लान जान के थे, कुछ उस माफिया के थे, यानी वो इंसान जिसने वीबू जान को पाना चाहा। मेरा हाथ पकड़ो। एंड थोड़ी ही देर में, लगभग 7-8 मिनट बाद, एक हाथ वीबू जान के करीब पहुंचा। उसने अपना हाथ उसके चेहरे के करीब किया और कहा, मेरा हाथ पकड़ो। और उस मर्द का हाथ देखकर वीबू जान समझ गया वो लान जान का हाथ था। मेरे साथ चलो। दूसरी चीज लान जान ने बस यही कही तो विंग यहाँ समझ गया था कि लान जान ने उसे खुद से दूर जाने नहीं दिया। विंग ने अपनी नजर उठाकर उसके हाथ की तरफ देखा और जैसे ही अपनी कलाइयां उसकी कलाइयों में दी, एक झटके से लान जान ने उसे खींचा और उसे हक कर लिया। लान जान की बॉडी से खून की स्मेल आ रही थी, यानी कि लान जान ने बहुत बेरहमी से बहुत लोगों को मारा था। खून की स्मेल और उसके कपड़े भी खून से भीगे हुए थे। वीबू जान समझ सकता था कि वो काफी गुस्से में था। लान जान उसे इतनी टाइटली हक किए हुए था जैसे उसे छोड़ने को तैयार ना हो। मौसम पूरी तरीके से तूफानी था, हल्की बारिश भी थी। ऐसे में सारी चीजें और ज्यादा अजीब महसूस करवा रही थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हो रहा है। लान जान ने उसे इतना कस के हक किया हुआ था जैसे कि वो उसे छोड़ना ही ना चाहता हो। बाबा चलिए वरना बारिश तेज हो जाएगी। आइलैंड का मौसम वैसे भी ऐसा ही रहता है। लान जान ने गहरी सांस ली। उसने अपना कोट उतारा और वीबू जान को पहना दिया एंड उसका हाथ पकड़ा, जैसे कि सचमुच से अभी भी डर हो, कोई वीबू जान को उससे दूर ले जाएगा। आराम से उसने पत्थर की तरफ देखते हुए वीबू जान के चेहरे को देखते हुए कहा कि वो आराम से अपने पैर को नीचे रखे। विंग दोबारा उस हेलीकॉप्टर में बैठा जहां से वो विला के करीब जाएगा। एंड देन लगभग 1.5 घंटे बाद वीबू जान विला के अंदर था। सजीव फुट फुट के रो रहा था। डर के मारे उसकी फटकी 4 हो गई थी। बस डैड को बता रहा था। उसे नहीं पता कि कौन था, क्योंकि हर पल उनकी आंखों पे पट्टी था। उन्हें नहीं पता कि कौन उन्हें लेकर गया। बस अचानक से हमला हुआ और कोई उन्हें कार से निकाल ले गया। इसके बाद लगातार उन्हें शायद कहीं और रखा गया। तुमने कुछ तो सुना होगा, लान जान ने भारी आवाज में उससे पूछा। मैंने कुछ नहीं सुना, ठीक से याद करो। लान जान ने अब गुस्सा किया। विंग ने मन में कहा, बकवास है, मर्दे की क्या है, कम से कम बाप की तरह तो पेश आ जाए, ढंग से बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा हुआ सेजू 16 साल का था। क्या होता अगर उसके नन्हे नन्हे 2-3 बच्चे होते। लान जान तो बच्चों को अपनी आवाज से ही डरा के रखता। लान जान ने वीबू जान के चेहरे को देखा। उसकी भारी आवाज वीबू जान के चेहरे को अजीब एक्सप्रेशन देने पे मजबूर कर रही थी। हैं? लान जान ने मन में सोचा कि उसने पहली बार थोड़े से अजीब से एक्सप्रेशन देखे हैं। मैंने कहा ढंग से याद करो। अब वो जानबूझकर सिजुई को थोड़ा सा गुस्से में कहता है। सिजुई बेचारा कांप गया एंड मीइंग ने मुठ्ठियां भींची एंड इस जगह लान जान को पता चल गया सिजुई का कनेक्शन वीबू जान महसूस कर रहा है। मीन्स कि कुछ तो महसूस कर रहा है। एक चीज लानजान के अंदर थी। उसने महसूस किया था कि वीबू जान को दूसरे के लिए बहुत काइंडनेस है। उसके दिल में दूसरों के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। वो अक्सर लानजान की बातें मान लिया करता था जब लानजान किसी और को टॉर्चर करता था। शायद इसलिए भी हो सकता है। मुझे सिजू से अकेले में बात करनी है। आलवरो से सिजू से अकेले में बात करनी थी। डैड मेरा यकीन करिए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। लानजान का आवाज बहुत सॉफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये था, इससे पहले वो बस वीबू जान के एक्सप्रेशन को देखने के लिए ये सारी बातें कर रहा था। बाहर तेज बारिश थी। वीबू जान शीशे से बाहर का नजारा देख रहा था। वो कितना खूबसूरत था। काश उसकी जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत होती तो शायद इस नजारे को एंजॉय कर पाता। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जिसे वो कह सके कि हाँ, वो खूबसूरत नजारे उसे अच्छे लग रहे हैं। माँ बाप उसके सामने मार दिए गए। मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लानजान है। उसकी बहन उससे जुदा हो गई। उसका एक भाई उससे बिछड़ गया। अब वो इससे ज्यादा और क्या करेगा, उसे और कुछ नहीं पता। उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो उसे खुश कर सके। सीन शिफ्ट होकर लानजान के कमरे में पहुंचता है। विला जो कि बहुत खूबसूरत था, वो कांच का विला बना हुआ था, इसलिए बाहर का जंगली इलाका सबको साफ साफ दिखाई देता था। जहाँ लानजान खड़ा था वो स्मोकिंग कर रहा था और उसके पीछे से जोई खड़ा था। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे पास हो। लानजान ने अपने सिगरेट को साइड में रखते हुए एनसेजुई की तरफ बढ़ते हुए कहा। इट्स ओके, डरते नहीं है। वो उसके चेहरे को देखकर अगली बात करता है।
सुजय पूरा फुट फुट के रोने लगा। वो बस डर के मारे रो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे डैड के लिए प्यार महसूस हो रहा था। लांजान ने उसे ऐसे रोते हुए नहीं देखा था। इससे पहले सुजय जब भी रोया उसके सामने नहीं रोया। वो भी अपने बाप की तरह ही कठोर रहता था, बिना इमोशन के। बट अभी लांजान उसे देखने लगा। मैंने कहा ना, डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा रुकने के बाद उसने सुजय को इत्मीनान दिलाते हुए कहा। सुजय को लगा था उसके डैड उसे हक कर लेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके डैड अभी भी उतने ही कठोर दिल हैं और उतने ही हर्टलेस हैं। तुम जा सकते हो। थोड़ी देर बाद सुजय बाहर आ गया। लांजान बस यही बात सोचता रहा, आखिरकार सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। कोई उसकी जिंदगी में एंटर हुआ, आंधी तूफान की तरह, और चला भी गया। सुजय जब बाहर आया तो उसने भी बुजियान को बाहर बैठे हुए देखा। एंड एक पल के लिए उसे याद आया कि उसने भी बुजियान के चेहरे पर इमोशन देखा था। भी बुजियान ने जिंदगी में पहली बार उसे इशारा किया था कि वो रोए नहीं, उसे रोने की जरूरत नहीं है। एक पल के लिए तो सुजय उसे देखता रह गया। उसे अब यकीन नहीं आ रहा था कि वो बुजियान था जिसने उसे इशारा किया था। पिछले कई सालों में सुजय ने उसे बिना इमोशन के देखा था। वो बंदा सबको देखता था लेकिन इमोशन कोई नहीं जताता था। आज पहली बार सुजय को लग रहा था कि उसके सीने में भी दिल है और वो भी इंसानों की तरह रहता है। दोनों की नजरें मिली। एक बार फिर से सुजय ने थोड़ा सा मुस्कुराया। अब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था, बट भी बुजान का चेहरा एकदम से कोल्ड था और उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सीन शिफ्ट होकर रात में पहुंचा। अगेन भी बुजान सोया हुआ था एंड ये लोग अभी आइलैंड पर ही थे। अब तो सारे लोग वहां पर पहुंच गए थे। जियान जिंग तो वहां पर मौजूद ही था। रात के 10 बजे के आसपास लांजान एंटर हुआ वीबूजान के कमरे में। उसने देखा कि वीबूजान ने पर्दा नहीं गिराया है। शायद वो समुद्र का नजारा देख रहा था जो कि उसके कमरे से बहुत खूबसूरत दिख रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पर्दे को खींच दिया और फिर वीबूजान की तरफ बढ़ा। बंदे ने लाइट भी ऑफ नहीं किया था। शायद वो टायर्ड था या जो कुछ भी था। लांजान एक पल के लिए उसके चेहरे को देखने लगा। उसने ब्लैंकेट उठाया और वीबूजान के ऊपर डाल दी, लाइट ऑफ किया और इसके बाद वीबूजान को कमरा बंद होने की आवाज आई। उसने अपने चेहरे से वो ब्लैंकेट हटाया जो भी लांजान ने डाला था और उसने कमरे की तरफ देखा। वहां पर लांजान नहीं था। एक पल के लिए वो सोच में पड़ गया। जब भी लांजान आता था उसके पास घंटों बैठता था, बातें करता था एंड दिन जाता था, बट आज आया और चला गया। हो सकता है वो ज्यादा स्ट्रेस में हो। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। लांजान पूरी रात सो ना पाया, ये सोच कर कि इन सबके पीछे है कौन, और कोई क्लू नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो यही थी, और उसे भी बुजान ही क्यों चाहिए था। उसने उसका वीक पॉइंट ही यूज किया, मतलब उसके अपने बच्चे को। शायद उसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी चीज होती तो लांजान फिक्र ही नहीं करता। अनवी बुजान के बदले में वो तो कभी एग्री ही नहीं करता। वो जानता है कि कुछ तो मसला है जो उसके घर से जुड़े हुए हैं। घर की बात बाहर तक जा रही है, मतलब जिस इंसान ने किया था उसे अच्छी तरीके से पता है कि लांजान की दो ही कमजोरी है, एक तो वीवो जान, दूसरा उसका बच्चा। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। बाप रे, मून ने दांत फाड़ा क्योंकि वो घर से बाहर निकला था 10 बजे के आसपास। उसने जब आइलैंड का नजारा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हुआ? पीछे से उसके भाई ने पूछा। आई मीन कितना खूबसूरत है, वो सामने की तरफ देखकर कहने लगा। नी ने उसकी तरफ देखा। क्या खूबसूरत है? आई मीन ये नजारा तो तुमने अब देखा है? आई मीन मुझे नहीं पता था। इतनी बार वो आई मीन बोल चुका था कि उसके भाई भी उसे देखकर हैरान हो गए। मेरा मतलब मुझे नहीं पता था कि भाई के पास इतना पर्सनल आइलैंड है जो कि इतना ज्यादा खूबसूरत है, और ये वीबूजान के नाम में मैंने सुना है। ये बोलकर मून जो कि अंदर आने लगा और उसके पीछे पीछे नीए भी आया। अंदर सब सोफे पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। वीबूजान अभी भी खामोश था। भाई ये क्या बात सच है कि ये विला इनके नाम पर है? यानी वो वीबूजान के बारे में कह रहा था। किनके नाम पर? लांजा ने भारी आवाज में पूछा। वही जो आपके पीछे हैं, क्योंकि लांजा ने बताया नहीं कि वीबूजान को क्या कहना चाहिए, सो दैट सब लोग उसका नाम लेने से डरते हैं। बट अभी पूछना था तो क्या कह दे। हाँ, वीबूजान के नाम पर है, लांजा ने देखते हुए कहा। एंड वीबूजान को आज पहली बार पता चला कि इतना खूबसूरत आइलैंड उसके नाम पर है। बट क्या फर्क पड़ता, उसकी जिंदगी में कितने भी पैसे क्यों ना आ जाएं, वीबूजान की नजर में इसके कोई मायने नहीं हो सकते। सीन शिफ्ट होकर दोपहर में पहुंचा। तुम्हें देखकर मुझे अजीब लगा। ऐसा लगा कि जैसे उसने तुम्हें फोर्सफुली अपने पास रखा है। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे बोल सकते हो।
जैसा कि हम जानते हैं, चैंग अभी आइलैंड पे है क्योंकि वो मून को बचाने उसी लोकेशन पे पहुंचा था, सो दैट अभी वो आइलैंड पर ही है। वो विंग के पास बैठा हुआ था। उनके बीच डिस्टेंस था, लेकिन बात करने के लिए और सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। वी वूजान ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम कोई मदद चाहते हो तो मुझसे बोल सकते हो, जियान चेंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। एन उसी जगह उनकी बात में बीच में टांग अड़ाने के लिए आ पहुंचा था फिर से मून। जियान चेंग ने उसकी तरफ देखा। वो समझ गया था कि वी वूजान उससे कुछ भी कहने वाला नहीं है। अभी भी बहुत सारे तार जुड़े हुए थे, मतलब कि जुड़े हुए नहीं थे। अभी भी उसे बहुत सारा डाउट था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो सकता है और कौन करेगा ये सब। सीन शिफ्ट होकर इवनिंग में पहुंचा। आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? विला के सामने बहुत खूबसूरत नज़ारा था। पत्थर इधर उधर पड़े हुए थे, वो बड़े बड़े पत्थर थे। उस पर बैठ के सामने का सनसेट देखा जा सकता था, जो कि जंगल के ऊपर दिखाई दे रहा था क्योंकि विला ऊंचाई पर बना हुआ था। विंग अकेला बैठा था। सिजुई ने अपने कमरे से देखा तो वो वी वूजान से बात करने के लिए बाहर उसके पास जा पहुंचा। विंग ने मुड़कर सिजुई की तरफ देखा। सिजुई ने हल्की मुस्कान दी एंड वी वूजान के बीच आकर बैठ गया, मतलब एक हाथ का फासला बनाकर बैठ गया। लगा नहीं था कि आप कोई इमोशन भी देंगे। वो थोड़ा रुकने के बाद वी वूजान के चेहरे को देखकर कहता है, मैंने जिंदगी में पहली बार आपको कल मुझे इशारा करते हुए देखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे इस तरह इशारे करेंगे। मुझे लगता था कि आप मुझसे हेट करते हैं। विंग ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। वो उससे हेट क्यों करेगा? क्योंकि आप मेरे डैड से हेट करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप मुझसे भी करते होंगे। बिना वी वूजान के कुछ कहे ही सिजू ने सारी बातें कह दी। मैं भी आपको हेट करता था, लेकिन ये पहले की बात है। मुझे ऐसा लगता था कि आपकी वजह से मेरे डैड ने मेरी माँ को छोड़ा होगा या उन्हें मार डाला होगा। वैसे भी डैड सबको मार देते हैं। बीइंग उस मासूम के चेहरे को देखता रह गया। पर अब मैं आपसे हेट नहीं करता। मैं जानता हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको मेरे डैड पसंद नहीं है तो आप उन्हें छोड़ के भाग क्यों नहीं जाते हैं? आपके पास तो बहुत सारे मौके, और वैसे भी आपको डैड कुछ कहते नहीं हैं। आप जा सकते हैं। वीइंग ने गहरी सांस ली। वो एक मासूम बच्चे को कैसे बयान करे, उसे क्या बोले। वो सुजुई का दर्द समझ सकता है क्योंकि उसे भी अपने डैड का प्यार नहीं मिला। एक छोटी उम्र पर उसने अपने डैड को खो दिया था। उसे नहीं पता डैड का प्यार क्या होता है। वो समझ सकता है कि सुजुई इतने दर्द में क्यों है। वो उसे क्यों कहता है कि वो उसके डैड को पसंद नहीं करता। आपके हाथ में तो चोट लगी है। अचानक से उसकी नज़र वी वूजान के हाथ की तरफ गई एंड वो वी वूजान का हाथ पकड़ने लगा, मतलब पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। एंड वीइंग ने अपना हाथ तुरंत पीछे कर लिया। उसे मालूम था कि अगर सिजू उसका हाथ पकड़ लेगा देन लानजान कहीं सिजू पे गुस्सा ना कर दे। अरे मुझे देखने दीजिए, मेरे टीचर को ऐसी चोट लगा था बट उन्होंने अपने घाव को इग्नोर किया एंड कुछ दिन बाद वो पक गया था एंड इसके बाद उनका हाथ ही कट करना पड़ा। फला फला बातें बताकर आखिरकार सिजू ने जिंदगी में पहली बार भी भूजान की कलाई पकड़ ली। कलाई मीन्स उसका हाथ पकड़ लिया। सीन शिफ्ट होकर लानजान पे जाता है, जो कि जस्ट वी वूजान को तलाश करते हुए विला से जस्ट बाहर ही आया था। मेरे पास रुमाल है, मैं भी रुमाल बांधता हूँ। वो वी वूजान के हाथ में जिस जगह चोट लगी हुई थी, असल में चोट तब लगी थी जब लानजान उसे बचाने के लिए पहुंचा था और वी वूजान को पानी के जहाज में बिठाया जा रहा था फोर्सफुली। उस वक्त उसे चोट लगी थी। अब जाकर सिजू ने उसके हाथ को देखा था। वो उसके हाथ पे जल्दी जल्दी रुमाल बांधने लगा। वी वूजान तो उसे देखता रह गया था। उसे यकीन नहीं हुआ एक पल के लिए कि वो हांग वांग जुन की औलाद है। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, बाप किस तरह और बेटा किस तरह। ज़्यादा खून बह जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि डैड की नज़र आखिर क्यों नहीं गई। डैड कल से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तब से यही सोच रहे हैं कि आखिर किसने ये सारी चीज़ें की। तब तक लानजान सिजू के बहुत करीब पहुंच गया था। वो बस सुनना चाहता था कि उनके बीच क्या बातें हो रही थी। जब कदमों की आहट सुनाई दी तब जाकर सिजुई ने पीछे की तरफ देखा एंड सिर से मुड़कर वी वूजान ने भी उस तरफ देखना चाहा। डैड, ऐसे वो वी वूजान का हाथ छोड़ देता है एंड 2 कदम पीछे जा गिरा क्योंकि उसके मन में इतना ज्यादा डर बैठा हुआ था क्योंकि उसने वी वूजान का हाथ पकड़ रखा था। लानजान स्मोकिंग कर रहा था। उसने वी वूजान के चेहरे को देखा जो भी बेजान सा उस जगह बैठा हुआ था। डैड मेरा यकीन करिए। वो जल्दी से आगे बढ़कर उससे कहने लगा, मेरा यकीन करिए, मैंने तो बस हाथ इसलिए पकड़ा था। इट्स ओके। लानजान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही
ये बातें कह दी। विंग भी उस जगह हैरान हुआ, बट उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन सुजुई को यकीन नहीं हुआ कि लानजान ने उसे इट्स ओके कहा, यानी कि बुरा नहीं माना। वैसे लानजान सुजुई को कभी मना नहीं करने वाला था, बट उनके बीच कभी उतनी नजदीकियां थी नहीं। इट्स ओके सुजुई, लानजान आगे पहुंचते हुए उससे कहता है एंड अपना हाथ देता है। तुम विंग से बात कर सकते हो। थैंक्स। वो जल्दी से उठा एंड वो वहां से चला गया। एंड लानजान ने भी वूजान की तरफ देखा, जो अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था। मुझे लगा ही था कि तुम्हें ये विला बहुत पसंद आएगा, ये बोलकर लानजान उसके पास बैठ गया, उसके बगल में। उसने भी वूजान का राइट हैंड पकड़ा। मेरी नजर इस पे कल ही गई थी। मैं कल रात को आया था। मैंने सोचा था पट्टी कर दूंगा। तुम गहरी नींद में सो रहे थे। मैं जगाना नहीं चाहता था। घाव बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए मैं वापस चला गया। लाओ मुझे दो। वो उसका हाथ पकड़ के अन्य सारी बातें बता रहा था। विंग मन में कहता है, मुझसे पूछ कौन रहा है, वो खुद की सफाई क्यों दे रहा है। एक एक करके लानजान उसके हाथ में पट्टियां बांधने लगा, मतलब कि वो रुमाल बांधने लगा एंड उसे बताने लगा कि वो इस विला से भी जाने का इरादा नहीं रखता है। विंग चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वैसे भी उसे कौन सा घंटा फर्क पड़ता है, लानजान कहीं भी रहे। मैं जब तक उस कमीने को पकड़ नहीं लेता, मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं आखिर देखना चाहता हूँ किसमें इतनी हिम्मत हुई। वो अभी तक उसी बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान था। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। थोड़ा रुकने के बाद उसने वीवूजान को देखते हुए कहा, वैसे तुम शुरू से बहुत खूबसूरत थे। विंग ने दूसरी तरफ देखा। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट वो कुछ बोल नहीं सकता था। चलो अंदर चलते हैं, बाहर ठंड हो गई है। उसने वीवूजान का हाथ पकड़ लिया और उसे उठा दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता वीवूजान की मर्जी वहां बैठने में थी या फिर अंदर जाने में थी। सीन शिफ्ट होकर अगेन रात में पहुंचा। सब लोग डिनर कर रहे थे। चेंग बता रहा था कि कल वो वहां से चला जाएगा। हालांकि उस घर में इसलिए आया था, कि आइलैंड पे इसलिए आया था क्योंकि उसे ये भी जानना था कि आखिरकार बीबूजियान का या उसे क्या कनेक्शन है। ये बातें तो उसने उछाली ही नहीं थी। जब से उसके भाई जुयांग ने बताया था, इन सब के पीछे उसे बड़ा मकसद लग रहा था, बट वो चीज क्या थी उसे ये पता नहीं चल रही थी। बट अभी तक रहने के बाद सब कुछ उसे सस्पिशियस ही लगा। लानजान ने उसके जाने की बात पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हालांकि वहां पर किसी पर पड़ रहा था कि वो जाए या रहे। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है 8 बजे रात को, जहां लानजान को और जेबुजुन को इमरजेंसी से उस आइलैंड से कहीं जाना था। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा थी, इसलिए लानजान थोड़ा सा वैरिड था क्योंकि वो वीबूजान को छोड़ के जा रहा था। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है रात के 11 बजे के आसपास। वीबूजान, जो कि उसे नींद नहीं आ रही थी, वो अपने ब्लैंकेट को हटाता है और बाहर की तरफ देखता है। बाहर बहुत हद तक खामोशी थी। उसे मालूम था कि विला का हर एक मेंबर सो चुका होगा। वो अपने कदम धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकालता है और फिर हांग वांगजुन के कमरे की तरफ जाने लगा, जो कि उसके कमरे के जस्ट सामने कमरा था। वीबूजान को नहीं पता था कि हांग वांगजुन इमरजेंसी में चला गया है। हांग वांगजुन ने जाते हुए उसे बताया नहीं था, क्योंकि जब वो आया था तब वीबूजान सो रहा था। विंग वैसे उसके कमरे में नहीं जाता। फिर उसने सडनली किसी को लानजान के कमरे में जाते हुए देखा, और वो लानजान तो नहीं था, क्योंकि वीबूजान को उसकी कदकाठी से लेकर हर एक चीज पता है। कौन हो सकता है? ये क्यूरियोसिटी वीबूजान को उधर खींच ले गई। वो धीरे धीरे कदम उठाता है एंड वो लानजान के कमरे की तरफ पहुंचता है। दरवाजा जो अंदर पहुंचा था, उसने दरवाजा हल्का खुला छोड़ दिया था एंड विंग ने जब दरवाजा झाँका तो कोई लानजान के ड्रॉअर को खोल रहा था। वीबूजान ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। असल में उसे लगा कि जियान चंग या कोई बाहरी पर्सन है। माइट बी पॉसिबल कि कोई बाहरी पर्सन दुश्मन हो सकता था। लेकिन जब उसने देखा कि सामने जेडन था, तो एक पल के लिए चौंक गया और जेडन के हाथ में एक फाइल थी। आप? जेडन भी उसे देखकर काफी हड़बड़ा गया। अब चूंकि वीबूजान बोलता नहीं है, तो वो बस उसे देखता रह गया। मैं तो बस कुछ भाई ने कुछ काम दिया था, मैं तो बस वही लेने आया था। वो जल्दी जल्दी एक फाइल को उठाने लगा एंड उसे बंद करने लगा। ये काम मुझे भाई ने ही दिया था, वैसे आप तो उनके कमरे में नहीं आते। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से चला गया। वीबूजान ने कमरे में नजर फिराई। असल में जेडन जो कुछ भी तलाश कर रहा था, वो कोई फाइल थी। 2-4 फाइल उसने इधर उधर फैला दी थी। कमरा मेसी हो चुका था।
वीवूजान मन में सोचता है, आखिर जेडन यहाँ क्यों आया होगा, वो यहाँ पर क्या कर रहा था। एंड वो बेड पे बैठ जाता है। वो इस बारे में सोचने लगा, ऐसी कौन सी फाइल होगी। इस घर में हर कुछ सस्पिशियस उसे खुद भी लग रहा था। एंड सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचता है जहाँ 12 बजे के आसपास लानजान आइलैंड पे वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी, यानी कि वो जहाँ पर गया था वहाँ से ड्रिंक वगैरह की चीज़ें थी। वापस आते आते उसे काफ़ी नशा हो गया था। स्मोकिंग करते हुए वो अपने कमरे में पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो भी हैरान हुआ। उसने वीवूजान को जिंदगी में पहली बार अपने कमरे में अपने बेड पे सोते हुए देखा। एक पल के लिए लगा कि उसने ज़्यादा नशा कर लिया है, उसे चढ़ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसने जानबूझकर इस बार अपनी आंखों को कुछ ज़्यादा गहराई से ब्लिंक किया ताकि वो आसानी से देख सके कि वो रियल में वीवूजान था। असल में वो वीवूजान ही था। लानजान के कदम लड़खड़ा गए। वो थोड़ा आगे बढ़ा। वो अभी भी हैरान था और फिर उसकी नज़र टेबल पे रखी बोतल पे गई। वो ड्रिंक की बोतल थी जो वीवूजान ने पी ली थी। वो खुद हैरान हो गया। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वीवूजान इस सोच में काफ़ी गहराई से बैठा हुआ था कि उसकी नज़र लानजान के वाइन की बोतल पर चली गई। वीवूजान ने वाइन कब पी थी उसे नहीं पता है। उसे पता है ये पीने के बाद चढ़ जाती है और उसने हांग मंगजून को कई बार पीते हुए देखा है, इसलिए उसने स्ट्राइक करने के लिए बस एक ही गिलास पिया था और उसमें वो टल्ली हो चुका था, यानी पूरी तरीके से उसे नशा हो चुका था। व्हाट द हेल। लानजान के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान आ गई। वो भूल ही गया कि उसका दिमाग कितने टेंशन से भरा हुआ था। एक पल के लिए उसके दिमाग से सारी चीजें निकल गईं। उसे बस क्यूट सा वीवूजान दिखा और जो उसने क्यूट सी हरकत कर दी थी। जब उसने कभी पी नहीं है तो आखिरकार उसने क्या सोचकर पिया होगा। क्या। लानजान मन में सोचता है। विला आना वीवूजान के साथ पूरी तरीके से वर्थित है। वो वीवूजान के अंदर कुछ बदलाव देख रहा है, जैसा कि सिजुई की बात पर वीवूजान का रिएक्शन आता है। कभी कभार वो थोड़ा नाराज होता है, कभी कभार सिजुई से बात करने की कोशिश करता है, मतलब कि इनडायरेक्टली उसकी बात सुनता है। ये सारे बदलाव वीवूजान में अब दिखने शुरू हुए हैं। इसके लिए ये फायदा है कि वो वहां पे रहने लगा, यानी कि आइलैंड पे आया है। ये सोचकर लानजान थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। उसने फिर से सिगरेट चलाई और फिर बहुत नशीला अंदाज में एक फूंक मारा। उसे अच्छी तरीके से पता है कि वीवूजान को तो बहुत चढ़ गई होगी, बट उसने भी अच्छी खासी पी थी। वो एकदम से वीवूजान की तरफ झुका और उसके ऊपर आया। उसकी वजह से वीवूजान को हल्का हल्का होश आने लगा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल था और उसने लानजान के कॉलर को पकड़ लिया। उसने लानजान के कॉलर को पकड़ के अपने करीब खींच लिया। लानजान पूरी तरीके से हैरान था। वो जानता था वीवूजान नशे में है, बट वीवूजान ने जब उसे खींचा, एक तो लानजान भी बहुत ज्यादा नशे में था। इस बार वीवूजान ने जो किया वो लानजान को पूरी तरीके से चौंकाने के लिए हैरान था, मतलब कि काफी था। वीवूजान ने उसे खुद से खींच के किस कर लिया। कमरे में हल्का अंधेरा था। लानजान ने गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसे किस करने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि वीवूजान है। उनके लिप्स एक दूसरे से टकरा गए। एंड यहाँ जिंदगी में पहली बार वीवूजान उसे रिस्पॉन्स भी कर रहा था, क्योंकि वीवूजान नशे में था। अगर उसे होश होता तो शायद वो ये सारी चीजें ना करता। उसकी गर्म सांसें लानजान की गर्म सांसों से मिल रहे थे और धीरे धीरे वीवूजान का हाथ लानजान की गर्दन पे जाने लगा। अपने जिस्म पर वीवूजान के मखमली हाथ लानजान को काफी हद तक महसूस हो रहे हैं और वो अपने जिस्म पर उसके हाथ को महसूस करने लगा, अपने अंदर के बदलाव को महसूस करने लगा। अब यहाँ पर लानजान खुद को रोक पाने के बस में बिल्कुल भी नहीं था। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। वीवूजान की आंख खुली तो एकदम से हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। असल में वो लानजान के कमरे में था और उसके सीने पे सिर रखे हुए उल्टा सीधा लेटा हुआ था। उसने फटाक से अपने कपड़े को देखा एंड उसे एक पल के लिए याद आया कि आखिरकार थोड़ी बहुत चीजें उसे याद हैं एंड वो घबरा के उठ गया। नेक्स्ट मोमेंट पे लानजान की आंख खुली। गुड मॉर्निंग, लानजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वीवूजान कुछ बोला नहीं क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आया। तुम यहाँ पर कैसे? एकदम से लानजान ने भी उठते हुए उससे कहा। अब यहाँ पर एक बात तय थी कि लानजान को यहाँ पर होश नहीं था क्योंकि उसने पी हुई थी, बट रात को जो कुछ भी हुआ वो सडन था एंड नशे में होने की वजह से उसे याद नहीं था। तुम मेरे कमरे में कब आए?
लांजान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। विंग तुरंत उठ गया। लांजान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम यहाँ पर आए या मैं तुम्हें लेकर आया? अब लांजान को पिछली रात की बातें याद आई। वो नशे में इंटर हुआ था। इसका मतलब कि उसने वी बुजान को नशे में यहाँ पर उठा लिया, यानी अपने कमरे में उठा लिया। मैंने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। एंड वी बुजान वहाँ बहुत पसीना पसीना हो गया। आई डोंट थिंक सो कि मैंने किया होगा। उसने अपने कमरे की हालत को देखा। कमरा तो ठीक नहीं था, बट वी बुजान के कपड़े भी दुरुस्त थे, तो उसे लगा नहीं। बिस्तर भी दुरुस्त था। आई होप कि मैंने जबरदस्ती ना की हो। अच्छी बात है कि कुछ हुआ नहीं। तुम जा सकते हो। उसने वी बुजान का हाथ छोड़ दिया एंड वी बुजान वहां से चला गया। एंड सीन शिफ्ट होकर वॉशरूम में दिखाते हैं। वी बुजान की बॉडी पे बस लव बाइट और लव बाइट के निशान थे, जो कि बहुत हार्श तरीके से उसे दिए गए थे। अब एक फ्लैशबैक याद आता है, जहां वी बुजान और लांजान अल्टीमेट हो रहे थे। वी बुजान को नशा तो था, लेकिन कहीं न कहीं उसे याद है चीजें। वी बुजान घुटने के बल नीचे बैठ गया, अपनी नजर झुका ली। अब इससे ज्यादा और वो क्या करेगा? उसने अपनी जब मुठ्ठियां खोली तो उसमें एक नेल था, यानी कि एक नखून था। और ये नखून कोई और नहीं बल्कि लांजान का नखून था। लांजान के लेफ्ट हैंड की सेकेंड उंगली, जिसमें नखून आधे से ज्यादा नकली लगा हुआ था, जिसे वी बुजान ने निकाल लिया। एंड ये रात को इंटीमेट होते हुए हुआ। उस नखून को वो एक मतलब कि छोटे से पॉकेट में रखता है, एक पॉलिथीन में रखता है और उसे साइड में रख देता है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां सब लोग नाश्ता कर रहे थे। लांजान की नजर वी बुजान पे गई, जो चुपचाप खामोशी से बैठा हुआ था। हम क्यों ना मछली पकड़ने चलते हैं, हाँ? सिजूत इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि वो सबसे पहले वी बुजान से ही कहने लगा। लांजान वी बुजान और सिजू की नजदीकियां देख रहा था। उसे बस यही लगता है कि यहाँ आने के बाद वी बुजान थोड़ा बहुत बदल चुका है, या थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, या एटलीस्ट चेंज होने की कोशिश कर रहा है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां पूरी फैमिली मिलकर शिकार करने गए थे। हालांकि हांग मंगजुन की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वी बुजान की वजह से वो बस उस जगह पहुंच गया। साओ की नजरें अभी भी वी बुजान पे थी। हांग मंगजुन के पास कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, इसलिए उसने साओ के इस बारे में ना तो कुछ कहा ना तो कुछ पूछा। साओ जेबुजुन के साथ इस आइलैंड पे पहली बार आया था। एक पल के लिए लगा कि सब कुछ सही जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होकर चाणक्य उस फॉरेंसिक लैब में पहुंचता है जहां जियान जिंग सामने बैठा हुआ था एंड मतलब कि साइंटिस्ट से बात कर रहा था। उनके सामने अब दो नेल्स थे। एक नेल्स जो जियान जिंग को पहले मिला था एंड दूसरा नेल्स जो कि अब उसे मिला था। ये नेल्स उसे कल ही रिसीव हुआ है। कैसे, क्यों, कब, इसका जवाब वहां पर वो ही जाने। इसकी रिपोर्ट हमें कब तक मिल जाएगी? दोनों एक ही हैं, मतलब एक ही इंसान की यूज की हुई हैं या नहीं? फॉरेंसिक लैब के जो हेड थे ना, उन्होंने कहा मुझे बस 24 से 48 घंटे चाहिए, रिजल्ट हम आपके सामने रख देंगे। अब रिसर्च करना उतना मुश्किल नहीं है, हम मैच कर सकते हैं, हमारे पास इनफ प्रूफ है। 24 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता मैं। चेंग ये बोलकर वहां से चला गया। अनसीन शिफ्ट होकर कार में पहुंचा। चेंग, हाँ बोलो। हाँ, फिलहाल तो हम दोस्त की तरह बात करते हैं, बोलते जाओ। चिंग को पता था वेनकिंग 1000 सवाल करने वाले। तुमने मुझसे बातें क्यों छिपाई? वेनकिंग ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। कौन सी बातें? तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें नेल्स कहाँ से मिला, यानी ये नाखून कहाँ से मिला? ये नकली नाखून जो था, ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे कहाँ से मिला। मुझे नहीं, बल्कि फॉरेंसिक टीम को मिला है। इससे पहले भी काफी प्रूफ फॉरेंसिक टीम को मिल चुका है। और उन्हें कौन दे रहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता। मे भी खुफिया डिपार्टमेंट से कोई हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? मेरा शक एक ही इंसान पे है। लेट इट बी। 24 घंटे वेट करते हैं, पता चल ही जाएगा। तुम कैसे साबित करोगे कि वही इंसान इन सब के पीछे है? बहुत आसान है। वही इंसान का हाथ उस धमाके के पीछे था जिसमें 200 लोगों की जान चली गई। और ये मामूली इंसान कर नहीं सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे हादसे के प्रूफ हैं, बहुत सारा घोटाला, बहुत सारे स्मगलिंग, ड्रग्स, लोगों की फिरौती। ये सारी चीजें मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि एक ही इंसान का किया हुआ है। एक बार बस उस नाखून की सच्चाई सामने आ जाए। सीन शिफ्ट होकर अगेन रात में पहुंचता है। बेबूजान जो कि खाना खा रहा था। सिजू कहता है मैं आपको और निकाल देता हूँ। ये बोलकर सिजू से खाना निकालने लगा।
बींग ने हाथ से इशारा किया। अब से जूही और उसके बीच थोड़ा बात होने लगा कि खाना प्लेट में बहुत ज्यादा था, वो ज्यादा ना निकाले वरना वीबूजान खा नहीं पाएगा। और कौन सा वहां पर लांजान मौजूद था। लांजान पीछे सोफे पर बैठा हुआ था, बट वीबूजान ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसे हाथ से इशारा करके मना किया। वांग जी, यहाँ पर कब तक रुकने का इरादा है? लांजान की नजर वीबूजान की हरकत पर थी। मैं तो जाने का सोच भी नहीं रहा, लांजान ने अपने भाई को देखते हुए कहा। एंड तब जेबूजन की नजर वीबूजान पे चली गई। तब उन्हें पता चला कि उनका भाई कहाँ खोया हुआ है। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। 6 बजे के आसपास जेबूजन गुस्से में और बहुत हड़बड़ाए हुए, घबराए हुए हांग मंगजुन को जगाने की कोशिश कर रहे थे। एट द सेम टाइम निये भी घबराते हुए मतलब कि हॉल एरिया की तरफ आया एंड वो पुकारने लगा। लांजान जल्दी से कमरे से बाहर आया। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां जेबूजन घबराते हुए सोफे पर बैठते हैं एंड लांजान की तरफ अपना फोन बढ़ाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज करके हांग मंगजुन के बारे में जो कुछ भी आ रहा था। लांजान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे डर इस बात का नहीं था कि मीडिया में जो कुछ भी आया उसे कुछ हो जाएगा। उसे डर इस बात का था कि उसकी फैमिली इतनी बड़ी थी, वो सारी बातें बाहर आ जाना मतलब ये आसान नहीं था। असल में जो दूसरा नाखून जियानचिंग को मिला था उससे ये तय हो गया था कि इससे पहले के धमाके में जो नाखून जियानचिंग को जांच के दौरान मिला था, जिस इंसान पर जियानचिंग को शक था, उसका दूसरा जोड़ा यानी कि उसी फिंगर पे यूज किया हुआ दूसरा नाखून उसे मिल चुका है एंड दोनों मैच हो चुके हैं। और ये पता चल गया है कि उस धमाके में किसका हाथ था। उस धमाके में किसी और का नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हांग मंगजुन का हाथ था। सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि उनकी जड़ें अंडरवर्ल्ड तक हैं। यहाँ तक कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे सबूत हैं जो उनके खिलाफ हैं। अब ये हमें पूरी तरीके से पता है कि अंडरवर्ल्ड का किंग जो चाइना से सब कुछ रन कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि हांग मंगजुन है। पुलिस में उन्हें इनकाउंटर करने का आदेश मिला है। अभी तो फिलहाल उनकी जांच चल रही है। अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर हैं। कहा जा रहा है कि वो किसी प्राइवेट आइलैंड पर हैं, लेकिन देखते हैं। ये सारी बातें न्यूज में आ रही थी। जब ये न्यूज तेज से चलाया गया, डर के मारे सुजुई नीचे गिर गया एंड वो पसीना पसीना हो गया। अब एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पहले ही एपिसोड में सुजुई ये बातें कह रहा था कि उसे बहुत डर लगता है। भले ही वो अपने डैड को प्यार नहीं करता है, लेकिन क्या होगा व्हाट इफ अगर पुलिस वाले उसके डैड का एनकाउंटर कर दे तो मोन ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तब से जुई कहता है लेकिन इमेजिन करो अगर ऐसा हुआ तो। एक पल के लिए लानजान को भी लगा कि क्या हो चुका है। उसे अभी भी पता है कि वो खुद को इन सब चीजों से निकाल सकता है। बात यहाँ उसकी फैमिली की थी। सबसे पहले उसे इस फैमिली को इस विला से दूर ले जाना था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा जहां उसने अपने सबसे पहले मैनेजर को कॉल किया। इससे पहले पुलिस की टीम इस तरफ आए, ऑलरेडी चेंग अपनी टीम के साथ आ ही रहा था। उसे वहां से निकल जाना चाहिए। एंड सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। एक काम करना, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। वो वी वुजान को हेलीकॉप्टर में बिठाते हुए, जिसमें ऑलमोस्ट से जुई और बाकी लोग बैठ चुके थे, बिठाते हुए ये बात कह रहा था। वो और जेबुजन कहीं और के लिए निकल रहे थे। मीडिया में सबसे पहले इस बात को फैलने से रोकना था। भी बहुत सारी चीजें करनी थी सबको सही करने के लिए। अब दुनिया को तो पता है कि हांग मंगजून एक माफिया है। सब लोग हेलीकॉप्टर में आधे ही लोग बैठे थे, आधे बैठते लानजान के लोग तो वहां पर बहुत ज्यादा थे कि तभी लानजान को कुछ एहसास हुआ। लानजान के पीछे यानी कि उसके सिर पे किसी ने गन पॉइंट कर रखा था। वी वुजियान ने लानजान के पीछे खड़े शख्स को देखा। अनमीइंग का चेहरा एकदम से सफेद हो गया। लानजान ने वी वुजियान के चेहरे के इस हैरानी को नोटिस किया। यकीनन उसने महसूस किया कि उसके पीछे खड़ा इंसान जिसने लानजान की कनपट्टी पे ऑलमोस्ट गन लगा रखा है वो उसका अपना ही है। लेकिन जब मैं यहाँ से जाने दूंगा तब तो चाहोगे। लानजान ने गहरी सांस ली। हो, ये आवाज जेडन की थी जिसने लानजान के ऊपर बंदूक तान रखी थी। लानजान जैसे ही मुड़ा, उसके सामने जेडन खड़ा था एंड आई कांटेक्ट कर रहा था। न उसकी आंखों में कोई डर था, न कोई हया थी, न कोई शर्म थी। उसने लानजान के माथे पर यानी कि लानजान जब मुड़ा तो उसने लानजान के माथे पर अब वो गन पॉइंट कर दिया। सॉरी, स्पेशल क्राइम ब्रांच।
जेडन के एक हाथ में बंदूक थी और दूसरे हाथ में उसका आईडी कार्ड था, जो लानजान के सामने दिखाकर ये कह रहा था कि मैं स्पेशल क्राइम ब्रांच का हेड ऑफिसर हूँ, यानी कि मेन ऑफिसर हूँ। जेडन, जेबुजुन हैरान हो गए और हेलीकॉप्टर से नीचे आ गए। जेडन तुम? नी भी कहकर नीचे आया और अब सारे लोग नीचे आ चुके थे क्योंकि यहाँ मामला कुछ दूसरा हो गया था। जेडन ने एक तीखी स्माइल दी और वी बूजान की तरफ देखा और अगले पल लानजान की तरफ देखा और नेक्स्ट मोमेंट उसने साव की तरफ देखा। साव ने भी हल्की तीखी स्माइल दी। लानजान बस जेडन को देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका अपना भाई गन लेकर उसके पास खड़ा था। भले ही वो ब्लड के भाई ना हो, लेकिन लानजान ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। फिर जब अपने ही सांप हो तो क्या कहने हैं। लानजान जेबुजुन को देखता रह गया। वो अपने भाई की तरफ सिर्फ इसलिए देख रहा था। एक बार फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें साबित हो गया कि अगर दिल से प्यार ना हो तो अपना कितना भी अपना क्यों ना हो जाए, आप उससे कितना भी सगापन क्यों ना दिखा लो, कभी आपको प्यार नहीं कर सकता। शायद लानजान के बचपन में कुछ ऐसे हादसे हुए होंगे। इन सब के पीछे तुम थे? उसने बस एक सवाल पूछा। उसने कोई हैरानी नहीं दिखाई। उसे कहीं ना कहीं इस बात का तो अंदाजा था, घर का कोई मेंबर है जो इन सब के खिलाफ है, बट कौन था ये वो पकड़ नहीं पा रहा था। जेडन ने एक तीखी स्माइल दी। हाँ, इन सब के पीछे मैं हूँ। आर यू क्रेजी? नी चिल्लाते हुए कहता है, आर यू क्रेजी भाई, तुम पागल हो गए हो? आप हांग मंगजून भाई के ऊपर कैसे गन तान सकते हैं, और आप पुलिस वाले हैं? बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगा। और ये हांग मंगजून, उसने हांग मंगजून की तरफ देखा, ये मेरा भाई नहीं है, तुम्हारा होगा। यहाँ पर लग रहा था जेडन की आंखों में एक बड़ी नफरत है, एक बड़ा गुस्सा है। किस बात का गुस्सा है वो तो जेडन ही जाने। तुम लोगों का भाई होगा, मेरा कोई भी नहीं है। नी और उसके अलावा सब हैरान थे। ना मैंने कभी इसे अपना भाई माना और ना कभी मानूंगा। ये बोलकर उसने गन को लानजान के कान पे लगा दिया, यानी आल और उसे डरा रहा था। इस आइलैंड को चारों तरफ से पुलिस वालों ने घेर लिया है और इस आइलैंड के हवाई एरिया को भी पुलिस वालों ने घेर लिया है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और वैसे भी इनको तो इनकाउंटर करने का आदेश है ना। सबकी जान बख्श दूंगा अगर इनको मारने दिया गया तो। तुम पागल हो जेडन, तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम अपने भाई को मारोगे? कहा ना। जेडन ने जेबुजुन की तरफ देखा और उनके पैर पे गोली चला दी। कहा ना वो मेरे भाई नहीं है। जब उसने जेबुजुन के पैरों पे गोली चलाई, लानजान अलमोस्ट चिल्ला पड़ा। एंड जैसे लानजान चिल्लाया, जेडन का बंदूक अब वीवूजान की तरफ था। इससे पहले कि आप मेरी तरफ बढ़ें, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए, ये आइलैंड पूरी तरीके से पुलिस वालों ने घेर लिया है। अगर आपने जरा भी किसी को नुकसान पहुंचाया, आपके साथ का कोई भी मेंबर नहीं बचेगा, और मैं ही कर सकता हूँ। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा एक इशारा और तुम्हारा परिवार। यहाँ पर कोई फायदा नहीं था कि लानजान के पास कितने आदमी थे, कितने लोग थे, क्योंकि आइलैंड पूरी तरीके से घेर लिया गया था। एंड बीजिंग में पूरी तरीके से, निशाना में पूरी तरीके से ये साबित हो चुका था कि हांग मंगजून अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। उसके पावर कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, फिलहाल गवर्नमेंट को, मीडिया को शांत करने के लिए उस एनकाउंटर का आदेश देना ही पड़ा था। सोचो अगर मेरा एक इंसान सिर्फ वीवूजान पे निशाना रखे हुए हो और मेरा एक इशारा उसे खत्म कर सकता है। लानजान की सांसें वहीं रुक गई। जेबुजुन नीचे गिर गया और उनके पैरों से खून निकलने लगा। अब यहाँ पर मसला ये था, आखिर कब, क्यों, कैसे जेडन ने ये सब किया। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कुछ दिन पहले ही रात में भी बूजियान ने जेडन को उसके कमरे में कुछ करते हुए देखा था, बट वी बूजान ने बातें हांग मंगजून से नहीं बताई थी। वी बूजान बस शॉक्ड रह गया इस बात का कि इस घर में कितने बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। उसे तो बस एक ही मौका चाहिए था हांग मंगजून को इस तरह सबक सिखाने का कि वो जिंदगी भर याद रखे। एक ही मौका और सारे आंसुओं का हिसाब भी बूजान उससे ले लेगा। लेकिन हांग मंगजून, उसका क्या? वो जिस भाई से इतना प्यार करता था, क्या उसे उतना लगाव अपने भाई से मिला? अपने भाई से उसे बस धोखा मिला। साव, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जेबुजिन जब ये बातें कहते हैं तो साव ने एक तीखी स्माइल दी। मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? उसने जब ये कहा तो लानजान ने हैरानी से साव की तरफ देखा। अनवी बुजान ने भी उसकी तरफ देखा। अब यहाँ चीजें बहुत ज्यादा उल्टी हो गई थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा भी वही मतलब है जो जेजन का है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? वो पुलिस वाला, उसकी ड्यूटी है। और वैसे भी हम बस माफिया हैं। भूलो मत कि तुम लानजान के राइट हैंड हो। किसने कहा?
क्या आपने न्यूज़ सही से नहीं देखी? न्यूज़ बस हांग वंग जुन के बारे में है, उनके राइट हैंड के बारे में नहीं है, सो दैट मैं पूरी तरीके से इन सब चीज़ों से अलग हूँ। लेकिन आखिर उन्हें ये सब नीच मिली कैसे? और वो नखून का क्या मुद्दा था? अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ करके जो आ रहा था, उसमें साफ-साफ बताया जा रहा था कि हांग वंग जुन का पूरा खुलासा फॉरेंसिक वालों ने एक नाखून से लगाया है, यानी कि उसके उंगली में जो नकली नाखून लगा हुआ है, उससे पता लगाया गया है कि इन सब के पीछे हांग वंग जुन का हाथ है। और जब खुफिया टीम ने इन सब के बारे में पता किया, तब जाकर उनके पास एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सबूत हैं, क्योंकि गुनहगार कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। सभी लानजान के खिलाफ बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। चेंग को यकीन था कि कोई माफिया है जो चाइना को रन कर रहा है, और उसने ये बात साबित कर दी। तभी उसके पास जितने सबूत थे, उसने गवर्नमेंट को दे दिया, और सब कुछ हांग वंग जुन से मैच हो रहा था। आप खुद सोचिए, आपका नाखून उन लोगों के पास कैसे पहुंचा? आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना आपको धोखा दिया है। यानी कि लानजान का वो नाखून, नकली नाखून, फॉरेंसिक वालों के पास कैसे पहुंचा? जेडन ने एक तीखी स्माइल दी। आपको तो ये सोचना चाहिए, मैंने तो आपका नाखून नहीं निकाला। आप देखिए, मैं आपके करीब तो नहीं आता हूँ, मैंने कभी आपको छुआ तो नहीं, फिर आपका नाखून किसने निकाला होगा? लानजान ने अपनी उंगली की तरफ देखा। उसकी उंगली में अभी नाखून नहीं था। नाखून के ऊपर वो एक नाखून लगाता था, उसके पीछे एक रीजन था, और वो नकली हुआ करता था। अब लानजान को एहसास हुआ, इन सब के चक्कर में उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया। आपको तो सोचना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं? ये बोलकर जेडन ने उस बंदूक को उसके सीने यानी कि दिल के पास रखा। एक बात जान लेना बहुत जरूरी है, आपसे कोई प्यार नहीं करता है। आप जिससे भी हमदर्दी दिखाते हैं, भले ही आपको लगता हो वो प्यार है, हर कोई आपको नापसंद करता है, यहाँ तक कि आपका अपना बेटा भी आपको नापसंद करता है। और तुम्हें क्या लगा, मेरी फैमिली को बर्बाद कर दोगे? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी फैमिली को? जेडन, मैंने तुम्हें पाल के बड़ा किया है, मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद क्यों करूंगा? लानजान ने उसे देखते हुए कहा। हांग वंग जुन, तुमने अपनी जिंदगी में इतने गुनाह किए हुए हैं कि तुम खुद ही भूल गए हो कि किसका हिसाब कब करना है। तुम भूल गए हो कि तुमने कितनों को मारा है। तुम भूल गए हो कि तुमने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया है। तुम्हें कैसे याद होगा कि तुमने जिस लड़के की परवरिश की है, उसके माँ बाप को भी तुमने। जेडन ने अब उसके माथे पर गन रख दिया। हाथ सूद समेत वापस करूंगा मैं, सूद समेत। ये बोलकर उसने लानजान को खाई की तरफ पीछे जाने के लिए कहा, जहां बड़े बड़े पत्थर थे। वो बार बार से कहने लगा, पीछे हटो, पीछे हटो। और अगर तुमने बात नहीं मानी मेरी, तो मैं वीवू जान को, लानजान को एक कदम पीछे हटना पड़ा। जेडन, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जेबुजन चिल्लाते रह गए, एंड वहां पर मामला सब कुछ उल्टा हो गया। देखा, मैं बस यही दिन देखना चाहता था, और यकीन मानो, अगर मैंने तुम्हें मार दिया, मैं सेटिस्फाई हो गया, तो तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा। मेरा मतलब कि तुम्हारे बच्चे को, और वही वो जान को। सिजुई ने डर के मारे अपने अंकल की तरफ देखा। वहां मामला उल्टा हो गया था। खून खराबा तो बचपन से उन लोगों ने देखा हुआ था, लेकिन जब अपना अपने को मारने पर उतर आए, ये तो कुछ अलग था। बीइंग ने सिजुई का हाथ पकड़ लिया, एंड वो दोनों एकदम खाई के किनारे थे, यानी कि लानजान जो कि पीछे था, वो जरा भी हिलेगा तो खाई से नीचे जा गिरेगा। एंड उसके सामने जेडन था, जो कि गन तान कर लानजान के सामने था। एंड अब यहाँ पर यह भी तय हो गया था कि आइलैंड पुलिस वालों ने घेर लिया है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी निकाला नहीं जा सकता। कोई फायदा नहीं था वहां पर भागने से या भगाने से। जेडन, तुमने आखिर ये क्यों किया? तुम मुझे पूरी बात बताओगे? लानजान उसे देखते हुए कहा। जिंदा रहे तो जरूर बताऊंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, लानजान उसे देखते हुए कहा। तुमने कौन सा किसी के साथ बहुत प्यार किया है या उपकार किया है? हाँ, अनाथ बच्चों को पाल लेना, अपना भाई बना लेना। तुम देवता नहीं हो जाओगे उससे। तुम अपने पाप नहीं धुल सकते, तुम अपने गुनाह नहीं धुल सकते। जिस तरह तुमने मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए तड़पाया है ना, और हजारों लोगों को ऐसे तड़पाया होगा, उस तरह तुम भी अपने बच्चों के लिए तड़पोगे। तब तुम्हें याद आएगा कि दर्द क्या होता है। लानजान का दिल फट सा गया उस जगह। उसकी नजरें बस सिजुई पे चली गई। वो कुछ बोल ना सका। तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है, जैसे वो ये कहता है। उसने बंदूक की नोक को, यानी जो उसके सीने पे लगाए हुए था, उसे थोड़ा सा लानजान को पुश कर देता है। वैसे भी लानजान एनकाउंटर से मारा जाए या गिर के मारा जाए, जेडन के लिए तो बात बराबर है।
लानजान का पैर फिसला। वैसे भी उसे यकीन था कि जेडन उसे गोली मार ही देगा, बट पैर फिसला एंड लानजान खाई से नीचे जा गिरा। एक भारी आवाज सबके कान में आई और वो कान सिजुई की आवाज सिजुई की थी जो डैड का नाम लेकर चिल्ला पड़ता है। लानजान ने समझ लिया था उसकी जिंदगी के अब ज्यादा पल वहां पर बचे नहीं थे। वो समझ चुका था दुख बस इसी बात का था कि उसके अपनों ने धोखा दिया। उसका एक भाई सौ जो उसका राइट हैंड था, दूसरा भाई जो कि एक पुलिस ऑफिसर था जिसके बारे में लानजान को आज तक पता नहीं था। कब, क्यों, कैसे हुआ, बहुत सारे सवाल एक साथ छूटे हुए थे और ऐसे में वो सारी चीजों को अपने सीने में लेकर इस दुनिया से जा रहा था। गिरते हुए उसकी नजर बस सिजुई पे पड़ पाई थी एंड वो टाइम इतना कम था कि वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। जेडन के चेहरे पर एक तीखी स्माइल थी एंड साउ के चेहरे पर भी एक तीखी स्माइल थी एंड नेक्स्ट मोमेंट पे लानजान को इस बात का एहसास हुआ कि वो नीचे नहीं गिरा है। असल में उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। लानजान ने अपने चेहरे को उठाकर उसकी तरफ देखा। नेक्स्ट मोमेंट पे लानजान पूरी तरीके से हैरान हो गया। मेरा हाथ मत छोड़ना। जिंदगी में पहली बार उसे एक पर्सन की आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं था बल्कि वेवूजियान था, एक 19 साल का लड़का जिसने लानजान का हाथ पकड़ लिया था। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। उसने दूसरी बात बस यही कही, हांगमंगजिन मेरा हाथ मत छोड़ना। तीसरी बात बस उसने इतना कहा। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी अब एक अच्छे मोड़ पे आई है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। बहुत लोगों ने कहा जेडन को पुलिस मत विंग को पुलिस मत बनाओ। विंग पुलिस था ही नहीं। चलिए चलते हैं, आगे की चीजें देखते हैं। अभी तो बहुत कुछ उलझा हुआ है। बता के जाना कि कैसा लगा संडे की स्टोरी। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल। संडे की स्टोरी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं भी दे दूं, मैं भी ना। बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।